हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने आपके लिए एक नए इनिशिएटिव को ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हम डेली के जो करंट अफेयर्स हैं, चाहे द हिंदू के हों, इंडियन एक्सप्रेस के हों, उन सबको हम MCQs के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं। डेली के हम 10 MCQs प्रैक्टिस करते हैं। आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IAS अकेडमी की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज़ रिलेटेड टू कि आपको यहाँ पर टेम्पल्स प्रोवाइड करे गए हैं और आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से टेम्पल्स जो है वो ओडिशा के अंदर लाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं जगन्नाथ टेम्पल पुरी के बारे में बात करूं तो अगेन ये आपके ओडिशा वाले रीजन में देखने को मिलेगा। कोणार्क सन टेम्पल हो गया, देन इज लिंगराज टेम्पल हो गया। ये सारे के सारे जो टेम्पल्स हैं आपको ओडिशा के अंदर देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये सारे टेम्पल्स आपके एक प्रोजेक्ट के अंदर लाई करते हैं, दैट इज़ आपदा स्कीम, जिसके अंदर यहाँ पे जितनी भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनको डेवलप करने की बात करी जाती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एपिलेप्सी के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं एपिलेप्सी के बारे में बात करूँ, जिसको हम हिंदी में मिर्गी का अटैक या मिर्गी का दौरे के नाम से भी जानते हैं, तो बेसिकली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर आपको 2 अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो हमारा ब्रेन होता है और दूसरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिग्नल्स हैं, हमारा नर्वस सिस्टम उन सारे सिग्नल्स को कैरी करता है। तो इन सिग्नल्स को कैरी करने के लिए आयंस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप्स हो गया, सोडियम पोटेशियम आयंस हो गया, या फिर यहाँ पे डोपामाइन या फिर केमिकल जो मैसेंजर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जिस टाइम पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, इसका डिसऑर्डर होता है, नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाता, सिग्नल्स को ब्रेन तक नहीं ले जा पाता, तो उस टाइम पे आपको एपिलेप्सी डिसऑर्डर जो है ये देखने को मिलता है। तो अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि एपिलेप्सी अफेक्ट्स ओनली मेल एडल्ट पॉपुलेशन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो एपिलेप्सी है वो मेल और फीमेल्स को अफेक्ट कर सकता है। हालांकि यहाँ पर एक ट्रेंड देखने को मिला है कि जो एपिलेप्सी है वो मेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी एंड सेकंड वन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू MCLR। नाउ व्हाट इज MCLR? इट इज़ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स। अब पहले होता क्या था, 1990s के टाइम पे, 1990s से पहले के टाइम पे होता था कि RBI एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर देती थी और ये इंटरेस्ट रेट किस चीज़ के रिगार्डिंग थे कि जितने भी बैंक्स हैं अगर उनको किसी को लोन देना है आगे, तो इस इंटरेस्ट रेट से नीचे लोन वो नहीं दे सकते। तो पहले ये सारे इंटरेस्ट रेट जो हैं ये फिक्स्ड होते थे, लेकिन 1990s के बाद क्या हुआ, इनको हमने फ्लोटिंग रेट्स कर दिया, जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट के नाम से भी जान रहे हैं। दैट मीन्स ये जो है फ्लोटिंग रेट्स हैं, दैट मीन्स डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड हैं। दूसरी बात, जो MCLR है ये ऐसा एक इंटरेस्ट रेट है जिसके बिलो कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स को लोन जो है वो इशू नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स इट इज़ द मिनिमम लेंडिंग रेट बिलो विच बैंक इज़ नॉट परमिटेड टू लेंड। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि MCLR रिप्लेस्ड द अर्लियर बेस रेट सिस्टम, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि पहले बेस रेट सिस्टम होता था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि RBI जो है वो यहाँ पर फिक्स्ड रेट्स रखती थी। तो दैट मीन्स आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू G7 कंट्रीज़। अब अगर मैं G7 के बारे में बात करूं तो 1975 के टाइम पे इस ग्रुप को बनाया गया था। इस ग्रुप के अंदर आपको 7 मेंबर्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। आपने इन सारे के सारे जो मेंबर्स हैं इनको याद रखना है, कौन कौन से हैं। जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, US, इटली एंड जापान। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ टाइम बाद G7 जब बना था उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पे रशिया को इंक्लूड कर दिया गया था। तो उस टाइम पे इस ग्रुप का नाम हो गया था G8 ग्रुप। लेकिन 2014 में क्योंकि रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला जो है उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, तो उस वजह से रशिया जो है वो G8 ग्रुप से बाहर हो गया और अल्टीमेटली ये जो ग्रुप है दोबारा से G7 ग्रुप बन गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें से सिर्फ जो आपका कनाडा एंड आपका जो इटली है यही G7 के मेंबर्स हैं। रशिया और साउथ कोरिया जो है वो G7 का मेंबर नहीं है।
इसके अलावा आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, G20 के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपको एज सच कोई भी डायग्राम जो है वो प्रोवाइड नहीं किया कि G20 के अंदर कौन कौन से मेंबर्स जो है वो लाई करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बाली के अंदर G20 की अभी समिट चल रही है और इस साल के बाद से जो नेक्स्ट ईयर की जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास आ जाएगी G20 की। तो यहाँ पे आपको G20 के सारे जो मेंबर्स हैं उनको एक बार देखना है और उनको आपने मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रधानमंत्री आवास योजना। तो अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करूं तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इस योजना को 2015 में लॉन्च किया था और इस योजना में बात करी गई कि हम 2024 तक जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं, क्योंकि ये अर्बन के लिए है, इन द सेम वे आवास योजना एक रूरल के लिए भी है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन आवास योजना जो अर्बन है तो अर्बन प्लानिंग वाली जो मिनिस्ट्री है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ये इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2024 तक पक्का हाउस देने की बात करी गई थी। कुछ यहाँ पे बेनिफिशरीज़ को इंक्लूड किया गया, कुछ जैसे अलग कैटेगरी वाइज हो गए है ना, SC STs हो गए या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन के जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उनको बोला गया कि आपको 2024 तक पक्का हाउस जो है इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। हालांकि इस स्कीम में आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे कि कई बार लोन एक्सटेंड किया जाता है ना सस्ते में इस स्कीम के अंडर। दूसरी बात यहाँ पे कई बार जैसे आपके स्वच्छ भारत के अंदर जो टॉयलेट्स वगैरह हैं उनको बनाया गया था तो उनको भी इस स्कीम के साथ मर्ज कर दिया गया। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन वाला जो क्राइटेरिया है उसको साइड पे रख के अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करूं तो आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो अगर मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बात करूं, ये जो बैंक है इसको RBI गवर्न करता है और ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है। दैट मीन्स इसका जो 100% स्टेक है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास रहता है। दूसरी बात, ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर आती है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कॉमन मैन तक जो बैंक की सर्विसेज हैं या फिर स्कीम्स हैं या फिर सेविंग्स का जो एक तरह से पैटर्न रहता है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ये काम करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सेपा। नाउ व्हाट इज सेपा? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो कंट्रीज हैं अगर इन्होंने इस PTA को साइन कर दिया तो दैट मीन्स वो एक पॉजिटिव लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है कि हम इन सारे गुड्स की जो ट्रेड है वो अलाउ करते हैं। तो बेसिकली आपके PTA के अंदर पॉजिटिव लिस्ट को मेंटेन किया जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर एक नेगेटिव लिस्ट को बनाया जाता है। तो दैट मीन्स एक लिस्ट बना दी जाती है, नेगेटिव लिस्ट, जिसके अंदर बताया जाता है कि इन गुड्स के ऊपर इतना इतना जो टैक्स है वो हम लगाने वाले हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट के बारे में, तो बेसिकली ये ऊपर वाले जो दो ट्रेड एग्रीमेंट है इन्हीं का ही कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट होता है। दैट मीन्स इसके अंदर और भी ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। फोर्थ अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को तो इंक्लूड किया ही जाता है, साथ के साथ यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, कस्टम कॉपरेशन हो गया, ट्रेड फैसिलिटेशन हो गया, तो यहाँ पे और सारी चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेपा है वो ऊपर वाले सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है। तो दैट मीन्स जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी कि सेपा इज नॉट द कॉम्प्रिहेंसिव एज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेपा के अंदर जैसा कि मैंने बताया अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है, देन इज आपकी इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया गया है, IPR को इंक्लूड किया गया है, गुड्स को इंक्लूड किया गया है। तो सेपा के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया ने मलेशिया के साथ सेका को साइन किया था।
आई सेड कि इंडिया ने मलेशिया के साथ सेका दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया था 2010 में। तो दैट मीन्स यहाँ पे सेपा मलेशिया के साथ नहीं साइन हुआ। दूसरी बात, रिसेंटली इंडिया ने यूएई के साथ फरवरी 2022 के अंदर सेपा को साइन किया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया और मलेशिया का यहाँ पर आपको सेका देखने को मिलेगा जो कि 2010 में साइन किया गया था। देन इज इंडिया एंड यूएई के साथ हमने 2022 के अंदर सेपा को साइन किया है। तो ये कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ यही करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड करी गई हैं। आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ रिलीजियस, जो कि सिर्फ हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन्हीं के लिए अवेलेबल है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे कि ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने ये आपको बताया था। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के अंदर बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 के अंदर लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड करी गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज रिलीजियस माइनॉरिटीज़, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन रिकॉग्नाइज किया गया है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कौन कौन होंगे। तो ये चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। तो अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल जो 29 है वो बेसिकली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको कंजर्व करने की बात करता है, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटीज़ ओनली लिखा है। इवन आपके आर्टिकल 29 के अंदर देखने को आपको मिलेगा कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया के रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं जजमेंट्स के बारे में बात करूं तो रिसेंटली एक जजमेंट आई थी जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि क्योंकि लद्दाख वाले रीजन के अंदर आपको जो हिंदूज़ हैं वो माइनॉरिटीज़ में देखने को मिलेंगे, तो दैट डज नॉट मीन कि 29 और 30 आर्टिकल जो है वो हिंदूज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे स्टेट वाइज रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि कौन कौन सी जो कम्युनिटीज़ हैं वो माइनॉरिटीज़ के अंदर कंसीडर करी जाती हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगी और आपका आंसर बनेगा नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कोयना रिवर। तो अगर मैं कोयना रिवर के बारे में बात करूं, ये जो रिवर है आपको महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र स्टेट में देखने को मिलेगी। और ये जो कोयना रिवर है ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगर मैं इस रिवर के बारे में बात करूं तो ये कृष्णा रिवर को आकर ज्वाइन करती है। तो दैट मीन्स ये नॉर्थ टू साउथ फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो नहीं करती है। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, तो हमारे पेनिनसुला के अंदर अगर कोई भी रिवर ऐसे फ्लो करती है तो इसको हम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन बोल देते हैं। अगर नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है या फिर इस डायरेक्शन में फ्लो करती है तो उसको हम नॉर्थ साउथ फ्लोइंग रिवर के नाम से जान लेते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी, आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। और जब भी कृष्णा जो है वो कोयना रिवर के साथ आकर मिलती है तो उस संगम को हम प्रीति संगम के नाम से जानते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट है सिर्फ यही करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो G20 समिट है वो बाली के अंदर अभी कंडक्ट करवाई जा रही है। तो यहाँ पे आपको जो प्लेसेस इन न्यूज़ है उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इंडोनेशिया के बारे में बात करूँ तो ये आपको इंडियन ओशन वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। जो इंडोनेशिया है ये आर्कीपेलागो ऑफ आइलैंड्स है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो कंट्री है वो अलग अलग आइलैंड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हर एक आइलैंड के यहाँ पे अलग अलग नाम रखे गए हैं। जो मेजर आइलैंड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड है दैट इज सुमात्रा। देन इज यहाँ पे आपको मलेशिया के जस्ट बिलो आपको कालीमंतन देखने को मिलेगा, सुलवेसी देखने को मिलेगा, मलुका देखने को मिलेगा, देन इज पपुआ देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे आपको एक कंट्री भी देखने को मिलेगी दैट इज पपुआ न्यू गिनी, है ना। तो ये वाला जो रीजन है इसका सिर्फ जो वेस्टर्न पार्ट है वो इंडोनेशिया के अंदर इंक्लूडेड है। देन इज आपको बाली देखने को मिलेगा, जावा देखने को मिलेगा, इवन आपको लोम्बोक आइलैंड जो है जो जस्ट बाली के नज़दीक लाई करता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन
सब आइलैंड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड है वो आपका हो जाएगा सुमात्रा। तो दिस इज़ द वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।